हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोहियन एंड कोहेरेंस के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में मैं इन दोनों टर्म्स पर जनरल बात कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी के लिए शुरू करते हैं। हमने कोहियन में बात की थी कि हमारे पास यूनिटी ऑफ जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है कोहियन। अब यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पर ही हमारे पास कोहियन की आती हैं दो टाइप्स। एक हमारे पास है ग्रामेटिकल कोहियन, दूसरी हमारे पास आती है लेक्सिकल कोहियन। जब हम लोग ग्रामेटिकल कोहियन की बात करते हैं देन हम उसमें स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस का। लेकिन जब हम लोग लेक्सिकल कोहियन की बात करते हैं उसमें हम लोग लेक्सिकल कंटेंट देखते हैं। ठीक है, हम जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे देन हम ग्रामेटिकल कोहेजन की बात करेंगे। जब हम स्ट्रक्चर में रहते हुए उसके कंटेंट की बात करेंगे देन हम लेक्सिकल कोहेजन की बात करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास ग्रामेटिकल कोहेजन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। रेफरेंस, एलिप्सिस, सब्स्टिट्यूशन, कंजंक्शन। अब देखिए, हम जनरल बात हमने कर ली हुई है कोहेजन की। हम इसके टर्म्स को क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसके टाइप्स को क्यों पढ़ रहे हैं। इसका सबसे पहला पर्पस तो ये है कि हमारे माइंड में हमारे पास टर्म्स आ जाते हैं, हमारे पास वो नोट्स बन जाते हैं कि हम जब एक पैराग्राफ में कोहेजन को देख रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें हम इसमें देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे रेफरेंस ठीक है, हमारे एलिप्सिस ठीक है, हमारी सब्स्टिट्यूशंस ठीक है, हमने कंजंक्शंस जो है वो सही यूज किए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास कि रेफरेंस है क्या। Reference is used to describe the different ways in which things, people, events are referred within text. हम चीजों को, हम लोगों को, हम इवेंट्स को अपने टेक्स्ट के अंदर किस तरह से रेफर करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है वो रेफरेंसेस यूज करते हैं और ये हमारे पास ग्रामेटिकल कोहेजन के अंदर आता है। अब रेफरेंस पर जो है रेफरेंस बहुत टाइप्स के हैं, तो अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं रेफरेंस के ऊपर एक पूरा अलग से वीडियो बना दूंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस के लिए थोड़ा सा जो है वो मटेरियल ऐड किया है। By using different references in our sentences, we can create cohesion in them. हम लोग different references यूज करके अपने sentences में हम लोग उनमें cohesion जो है वो create कर सकते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने एनाफोइक रेफरेंस को यूज किया है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने वर्ड ऐड किया है बैक का। बैक का इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारा जो पिछला सेंटेंस है, हम नेक्स्ट सेंटेंस में जो चीज रेफर किया है वो हमारे पिछले सेंटेंस के साथ रिलेट करती है। एग्जांपल में देखते हैं, हमारे जो इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है इसमें जो चीज यूज की गई है वो नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास रेफर की गई है। यहाँ पर आई मेट विद अहमद यस्टरडे। अब यहाँ पर जो अहमद का नाम है वो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस में ही के वर्ड के साथ रेफर किया गया है। ठीक है, ही वॉज लुकिंग डिप्रेस्ड। मैंने अहमद को दोबारा यूज नहीं किया। जब मैं अहमद को दोबारा यूज करें तो हमारे पास नाउन रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास पहला यही होता है कि कोहेजन के अंदर हम लोग नाउन्स को बार बार रिपीट नहीं करते, हम बल्कि कंसिस्टेंट जो प्रोनाउंस है हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं। ठीक है, ही, अगर यहाँ पर शी है तो फिर अगर यहाँ पर अहमद की जगह कोई फीमेल नेम होता तो मैं फिर शी यूज करती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माइकल वेंट टू द बैंक, ही वॉज अनॉयड बिकॉज इट वॉज क्लोज्ड। अब देखिए, माइकल को मैंने पहले रेफर किया ही के साथ, उसके बाद मैंने बैंक को रेफर किया इट के साथ। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कि माइकल वॉज अनॉयड बिकॉज बैंक वॉज क्लोज्ड। मैंने बैंक की जगह इट का वर्ड यूज करके एनाफोरिक रेफरेंस को यूज किया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कैटाफोरिक रेफरेंस। कैटाफोरिक रेफरेंस क्या होता है? इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ लिंग्विस्टिक फीचर which refers forward to another element in any given text we need to look forward to understand. इसका ये होता है कि हम कैटाफोरिक रेफरेंस में हम ये होता है कि हम एक सेंटेंस बोलते हैं वो दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्टेड होता है। मतलब अगर एक मैंने सेंटेंस बोला वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, नेक्स्ट सेंटेंस हमें पढ़ना पड़ता है उस पहले सेंटेंस को समझने के लिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी, Here are the two examples of fossil fuels. अब यहाँ पर मैं अगर ये लिखूं ही ना तो मीनिंग तो प्रॉपर कन्वे ही नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ पर कह रही हूँ कि here are the two examples of fossil fuels। अब यहाँ पर जो मैंने here का वर्ड यूज किया वो हमारे पास कैटाफोरिक रेफरेंस है। अब कैटाफोरिक रेफरेंस क्या करता है, नेक्स्ट आने वाली चीज को रेफर कर रहा है। मैंने बता दिया here are the two examples of fossil fuels, coal and wood। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। My reasons are as follows। मैंने बताया कि मेरे रीजन ये हैं। अब मैं नेक्स्ट रीजन बता रही हूँ, फर्स्टली, सेकेंडली, etc। अब यहाँ पर जो मैंने एज फॉलोज का वर्ड यूज किया ये हमारे पास हो गया कैटाफोरिक रेफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं,
व्हेन ही अराइव्ड, अगर मैं देखिए व्हेन ही अराइव्ड और ये लिखूं ही ना, क्या हमारा मीनिंग कन्वे हो रहा है? आपको पता लग रहा है? अब व्हेन ही अराइव्ड को समझने के लिए हमें नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा कि अहमद नोटिस दैट द डोर वॉज ओपन। यहाँ पर जो ही यूज हुआ है वो हमारे पास हो गया कैटाफोरिक रेफरेंस। ठीक है जी। अब ट्राई किया करें कि जब आप इस तरह की जब आपने किसी चीज को रेफर करना है अपने पैराग्राफ के अंदर, तो आप ये वाले वर्ड्स यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? दिस मेथड ऑफ ग्रामेटिकल कोहेजन इज यूज्ड टू अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज होता है? अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। It is the replacement of one linguistic item to another. It is similar to the reference word. अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक हमारी जो अननेसेसरी रेपिटेशन होती है, हमें इस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं करते। दूसरा ये है कि ये हमारे पास है रिप्लेसमेंट, हम लोग वर्ड्स को रिप्लेस कर देते हैं। हमने अभी एग्जांपल पढ़ी थी, मैंने अहमद को ही के साथ कर दिया था, माइकल को हमने ही के साथ कर दिया था, बैंक को इट के साथ कर दिया था। ठीक है, हमने ये भी काइंड ऑफ रेफरेंस वर्ड की तरह ही है। ठीक है, हम रिप्लेस कर देते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी, इससे हमारा जो है वो मीनिंग ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देयर आर सम न्यू टेनिस बॉल्स इन द बैग, दीज वंस। अब दीज वंस जो मैंने यूज किया, टेनिस बॉल की जगह मैंने वंस को यूज कर लिया। इससे क्या हो गया मीनिंग, मतलब इससे क्या हुआ, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया टेनिस बॉल को वंस के साथ। द ग्लास ब्रोक, आई मस्ट गेट अनदर। अब मैंने ग्लास की जगह एन अदर वर्ड को जो है वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इस तरह से जो वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इसकी वजह से ना इसका ये फायदा होता है कि जब हमारे पास जो वर्ड लिमिट जो होती है, हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आते हैं कि हमारे पास अगर 300 वर्ड्स की लिमिट है, तो हम इन सब्स्टिट्यूशंस की वजह से जो हम जो अननेसेसरी रेपिटेशंस हमारी होती है, हमारे पास जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हमारे हो जाते हैं, तो वो नहीं होते। ठीक है, हम वर्ड लिमिट के अंदर अंदर ही लिख लेते हैं। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन का एक और फॉर्म है, वो है हमारे पास एलिप्सिस। अब एलिप्सिस में क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूज ऑफ एलिप्सिस क्या करते हैं? हेल्प अस टू ओमिट द वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड शॉर्टन इट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, or we can also say that it is the omission of an item or a replacement with zero substitute. इसमें क्या होता है? ये भी अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही है कि जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वर्ड को, लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि एलिप्सिस के अंदर हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी जीरो होती है, लेकिन हम रिप्लेस भी करें विद जीरो सब्स्टिट्यूशन। इससे क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस है मीनिंग वो प्रॉपर कन्वे भी हो जाता है, और हमारी वर्ड लिमिट जो है, हमारे पास जो सेंटेंस है वो भी जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। लाइक माई किड्स प्ले एन ऑफुल लॉट ऑफ स्पोर्ट, बोथ आर इनक्रेडिबली एनर्जेटिक। अब हमें ये मीनिंग कन्वे होगा कि वो किड्स की ही बात कर रही है, लेकिन हमने बोथ माई किड्स वाला वर्ड दोबारा यूज नहीं किया, हमारी रेपिटेशन नहीं हुई। अभी इसी की और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो लोगों में डायलॉग है, पॉल इज स्टेइंग फॉर डिनर इजंट ही। अब दूसरा जो पर्सन है वो बोल रहा है इज ही डिडंट टेल मी। ठीक है, अब देखिए ही डिडंट टेल मी, आपको पता लग गया कि ही डिडंट, किसने उसको क्या नहीं बताया कि डैड ही वाज स्टेइंग फॉर द डिनर। हमने ये प्रॉपर पूरा ये सेंटेंस नहीं भी लिखा, हमने इसकी ओमिशन भी की, लेकिन हमें जो मीनिंग है वो हमारा कन्वे हो गया है। इसको कहते हैं एलिप्सिस। ठीक है, बात करते हैं कंजंक्शंस के ऊपर। कंजंक्शन क्या होती है? इट इंक्लूड्स ट्रांजिशनल वर्ड्स, सिग्नल्स एंड फ्रेजेस। इनको ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड सिग्नल्स क्यों कहा गया है, नेक्स्ट देखेंगे। इट मेक्स द कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस और फ्रेजेस। अब हमारे पास सेंटेंसेस के दरमियान जो कनेक्शन बनता है वो हमारे कंजंक्शंस बनाते हैं। ये कंजंक्शन जो वर्ड होते हैं हमारे पास, लाइक बट, सो, इन एडिशन, इंस्टेड ऑफ, मोरओवर, एज सून, ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं? हमारे वर्ड्स में, हमारे सेंटेंसेस में कनेक्शन रखते हैं। लाइक अगर मैंने एंड का वर्ड यूज किया तो वो दो वर्ड्स को आपस में मिला रहा है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉज एंड इफेक्ट का एक पैराग्राफ, आपने जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कॉज एंड इफेक्ट का है। हमने कॉज लिखा, अब उसका इफेक्ट मैं इस तरह से बताती हूँ, एज अ रिजल्ट ये है। ठीक है, एक मैंने कॉज बताया, उसका एज अ रिजल्ट का जो कंजंक्शन यूज करके मैंने उसका इफेक्ट बताया। इससे क्या हुआ कि हमारे सेंटेंस के आइडियाज जो वो लिंक हो गए। ठीक है, दैट्स वाई हम लोग कंजंक्शंस को जो है वो यूज करते हैं। ये मस्ट यूज किया करें, इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो बड़ा जो है ना वो उसमें कनेक्शन लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी।
अब हम देखते हैं लेक्सिकल कुहेन की बात करते हैं। हमने अभी ग्रामेटिकल कुहेन की बात की, अब हम लेक्सिकल कुहेन की बात करते हैं। It is related to the content of the word. It occurs when nouns, verbs, adverbs and adjectives in the text relate to each other in some way. जब nouns, verb, adverbs और adjective जो है वो एक text के अंदर एक दूसरे से relate करते हैं in some ways, then हम क्या करते हैं? अब देखिए repetition. अभी मैंने आपको शुरू से ये बता रहा हूँ कि हमने नाउन्स रिपीट नहीं करने, नाउन्स रिपीट नहीं करने। अब की नाउन जो है वो कहीं पर रिपीट होते हैं, वो कब होते हैं, अब वो देखते हैं। When the same lexical item is repeated in same or different form, there is some contribution to the text overall cohesion. अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें। All children in Australia have the right to be educated in their mother tongue. Many children in the past. अब मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन वर्ड दोबारा यूज किया बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट हेयर। ये की नाउन है, यहाँ पर हम मैं अगर कोई और वर्ड यूज करूंगी तो इसकी प्रॉपर एक तो सेंस कन्वे नहीं होगी, दूसरी बात है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर जो है ना उसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है, वो लॉजिकल भी नहीं लगेगा और प्रॉपर सेंस कन्वे नहीं होगी कि मैंने एक्चुअली बात क्या किया, और जो इसकी अच्छी सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगी। लाइक मेनी चिल्ड्रन इन द पास्ट however have spent months or years in school without understanding lessons. ठीक है, बेशक यहाँ जब हम लोग एक ही वर्ड की जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं देन हम जो है ना वर्ड्स रिपीट करते हैं, देन हम जो की नाउन्स है रिपीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स क्या करते हैं? लेक्सिकल कोहेरेंस also occurs when a different word is chosen but the meaning of the word is being repeated. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को यूनिक बनाने के लिए, ज्यादा एकेडमिक बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप सेम वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप उस वर्ड के लिहाज से सिनोनिम चेंज कर दें, ठीक है। अगर एक दफा आपने किसी टेक्स्ट में एलिमेंट का वर्ड यूज किया, आप नेक्स्ट उसमें फीचर का वर्ड यूज कर दे, बात एक ही हो रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है तो देन आप जो सिग्निफिकेंट वर्ड यूज कर लें, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इससे होता है कि हमारा जो पैराग्राफ है बड़ा यूनिक लगता है, ये नहीं लगता कि सेम ही वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखें एग्जांपल देखें। अहमद इज फेसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन एट वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन। ही हैज डिफिकल्टी फंक्शनिंग इन द कंपनीज एग्जीक्यूटिव टीम। अब कंपनी यहाँ पर कॉर्पोरेशन और यहाँ पर कंपनी, हमने क्या किया, सिनोनिम यूज कर लिया, बात एक ही हो रही है लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट यूनिक लग रहा है, सही है। आगे हम बात करते हैं कोलोकेशन की। इट इज डिफाइंड एज टू और मोर वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर। कोलोकेशंस क्या होती हैं कि जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज जो है वो सेम इकट्ठे जाते हैं टेक्स्ट के अंदर। लाइक एन एग्जाम्पल देखिए, फ्रेज जैसे हमने हमेशा से सुनते आए हैं, वंस अपॉन अ टाइम, ये हमेशा इकट्ठी ही चलती है। दिस इज लेक्सिकल कोहेरेंस। हमने कंटेंट की बात की इसमें। In addition to this more common example like pay attention, fast foods, ये हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल है कोलोकेशंस की। अपने माइंड में रखना है कि ये वर्ड्स हमेशा इकट्ठे आते हैं। देन अब हमने कोहेरेंस की बड़ी डिटेल में बात की, हमने अलग अलग टर्म्स की बात की। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा ये है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है वो भी इस वीडियो के नीचे दे दिया है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोहेरेंस की। अब कोहेरेंस कैन बी अचीव्ड इन द नंबर ऑफ वेज। सम ऑफ देम आर रिपीटिंग की नाउन्स, अभी मैंने आपको चिल्ड्रन वाली एग्जांपल दी। यूजिंग कंसिस्टेंट प्रोनाउंस, मैंने उसकी भी आपको बताया कि हमने किस तरह से नाउन्स रिपीट करने हैं, जो प्रोनाउंस रिपीट करने हैं। यूजिंग ट्रांजिशन सिग्नल्स, हमने ट्रांजिशन सिग्नल्स की भी बात की। लिंक का आइडियाज हम लोग यूज करते हैं। देखिए जब स्ट्रक्चर सेट होता है, जब हम लोग, वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोहेरेंस जो हमारे पास कोहेरेंस है वो हमारे पास मैक्रो लेवल फीचर है और जो हमारे पास कोहेजन है वो हमारे पास माइक्रो लेवल ऑफ द फीचर है। तो उसके लिहाज से जब ये सारी चीजें जब हमारे पास कोहेजन है तो देन हम कोहेरेंस हमारी ओवरऑल वैसे आ जाती है जब हमने वो कोहेजन के अंदर वो सारे स्टेप्स फॉलो किए हों, ठीक है। लास्ट है अरेंजिंग योर आइडियाज इन लॉजिकल ऑर्डर। अब हमने लॉजिकल ऑर्डर की बात करनी है कि टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। लाइक कुछ एग्जांपल हमारे पास है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कंपैरिजन है, लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, कॉज एंड इफेक्ट। ये हमारे पास कुछ लॉजिकल ऑर्डर की टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जब हमारे पास देखिए ईच काइंड ऑफ ऑर्डर यूजेस पर्टिकुलर वर्ड्स एंड फ्रेजेस। लाइक जो हमारे पास जो ट्रांजिशन वर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं ना रिलेशनशिप बताने के लिए आइडियाज में, अपने सेंटेंसेस में, वो हम लोग हर जो पैराग्राफ की नोयत के लिहाज से डिफरेंट हमारे होंगे।
ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन अ पैराग्राफ अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं तो यू वुड यूज एक्सप्रेशन ऑफ टाइम लाइक फर्स्ट, नेक्स्ट, आफ्टर, डेट, फाइनली, बिफोर। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं। इन अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग डिफरेंसेस, ऐसा पैराग्राफ जहां पर आप कंट्रास्ट की बात कर रहे हो, देन आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? आप यूज करेंगे द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, लाइक लार्जर देन, अनलाइक, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, कन्वर्सली, डिफर फ्रॉम। ये वाले वर्ड्स आप यूज करेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे, आप इनको याद कर लें। ठीक है। इन अ पैराग्राफ शोइंग सिमिलैरिटीज, जब हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, सिमिलैरिटीज देखते हैं, देन आप कौन से वर्ड यूज करेंगे? देन आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? आप लिखेंगे सिमिलरली, लाइक, एज एक्सपेंसिव एज, जस्ट एज, जस्ट लाइक, कंपेयर विद, इन कंपैरिजन। ठीक है, फिर ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज। लॉजिकल जब डिवीजन की बात करते हैं, लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज सिंपली मीन्स दैट आइडियाज आर ग्रुप टुगेदर एंड ईच ग्रुप इज डिस्कस अकॉर्डिंगली। ठीक है, they may be introduced in order of importance or in some other order that makes sense to the reader. You would use transition words like firstly, secondly, thirdly to introduce each group. ठीक है, हमने इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि फर्स्टली ये बात थी, सेकेंडली फिर ये बात है, थर्डली फिर ये बात है। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग कॉज एंड इफेक्ट के ग्रुप की बात करते, पैराग्राफ की बात करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से यूज करते हैं? उसमें हम लोग करते हैं like the first cause, the next reason, because of the first effect, as a result, therefore। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि जब अगर हमारे पास कॉज है, कॉज लिखा है, तो हमने उसका उसका जो है उसके इफेक्ट के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने एज अ रिजल्ट यूज कर लिया। आप ये यूज कर सकते हो, आप एज अ देयरफॉर यूज कर सकते हो, बिकॉज ऑफ यूज कर सकते हो। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।